1930 की दिहाई जापान एक छोटा सा मुल्क ज़रूर था, लेकिन ख्वाब बड़े थे। वो चाहता था कि पूरे एशिया पर इसकी सल्तनत कायम हो। जापान की फ़ौज दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड फ़ौज मानी जाती थी। सामुराई की रवायात, सख्त ट्रेनिंग और एक ही नारा था कि हमारा बादशाह हमारा खुदा है। इसी दौरान जापान ने चीन पर कब्ज़ा किया, कोरिया को ग़ुलाम बनाया और जनूब मशरक़ी एशिया में आगे बढ़ने लगा। लेकिन मसला ये था कि जापान के पास अपने कुदरती वसाइल नहीं थे। तेल, लोहा और कोयला ये सब अमेरिका से आता था। अमेरिका ने जापान की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए तेल की सप्लाई बंद कर दी। जापानी लीडरों ने फैसला किया कि अब एक बड़ा कदम उठाना होगा। इनके जहन में एक मंसूबा था, अमेरिका को एक ऐसा झटका देना होगा जिसके बाद वो जंग लड़ ना सके। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं कौन, क्या और कैसे। 7 दिसंबर 1941 इतवार की सुबह, अमेरिका का बहरी अड्डा पर्ल हार्बर होनोलुलु हवाई में पुरसकून नींद सो रहा था। अमेरिकी सिपाही छुट्टी के दिन मज़े ले रहे थे। कुछ नाश्ते पर थे, कुछ सो रहे थे और कुछ समंदर के किनारे सैर कर रहे थे। इसी वक्त जापानी बेड़े के सैकड़ों त्यारे खामोशी से समंदर के ऊपर नमोदार हुए। इन त्यारों का मिशन था अमेरिका को एक ही वार में मफलूज कर देना। सुबह 7:55 पर पहला बम गिरा, फिर दूसरा, तीसरा, फिर एक ना खत्म होने वाली बारिश हुई। बम धमाकों से जमीन हिल गई। अमेरिकी बहरी जहाज एक एक करके आग में डूबने लगे। लम्हों में हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं। 2400 अमेरिकी फौजी मारे गए, 19 जहाज तबाह हुए और 300 के करीब त्यारे जलकर खाक हो गए। अमेरिका सकते में था। सदर रोजवेल्ट ने अगले दिन कौम से खिताब किया और कहा, यह दिन हमारी तारीख का सबसे स्याह दिन है। और फिर अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब बहरुल काहिल में मैदान जंग की आग लग चुकी थी। जापान ने फिलिपाइन, सिंगापुर, मलेशिया और बर्मा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये जजीरे तेल, कोयला और लोहे की दौलत से माला माल थे। जापानी फौजी अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे, लेकिन अमेरिका ने एक नई हिकमत अमली अपनाई, जिसको इन्होंने आइसलैंड हॉपिंग का नाम दिया। इस हिकमत अमली के तहत वो एक एक जजीरा वापस लेने लगे और जापानी फौज को थकाते गए। 1942 में मिडवे की जंग हुई। ये वो दिन था जब अमेरिका ने जापान के 4 बड़े त्यारा बरदार जहाज डुबो दिए। ये जापान के गरूर पर पहला बड़ा वार था। अगले 3 सालों में अमेरिका ने जापान के करीब मौजूद तकरीबन सभी जजीरे वापस ले लिए। जापान की फौज बहादुरी से लड़ी, मगर इनके वसाइल ख़त्म होते गए। जापानी शहरों पर रोज़ाना बमबारी शुरू हो गई। खाने की कमी, फैक्ट्रियां तबाह और लोग भूख से मरने लगे। इन दिनों जापानी शहरों का हाल बहुत बुरा था। खाने के लिए चावल मिलना मुश्किल हो गया था। औरतें लकड़ी के चूल्हों पर पानी में सब्जी के छिलके उबाल कर बच्चों को खिलाती थीं। मर्द महाज पर थे और बच्चे यतीम हो रहे थे। शहरों में हर रात सायरन बजते और लोग बंकरों में छुप जाते, लेकिन अमेरिकी बमबार जहाज आसमान पर गरजते और हजारों बम बरसाते। इसी दौरान जापान के फौजियों में से एक रेजिमेंट आगे बढ़ी। कामाकाजी पायलट्स, ये वो खुदकुश पायलट थे जो अपने जहाज को दुश्मन के जहाज या बेड़े से टकरा देते थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि दुश्मन को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। वो पहले अमेरिकी बेड़ों पर बम गिराते और बाद में जहाज समेत अमेरिकी बेड़ों से टकरा जाते। 1945 में जर्मनी हथियार डाल चुका था। अब दुनिया की सारी नज़र जापान पर थी। अमेरिका ने जापान को बार बार कहा कि हथियार डाल दो, मगर जापानी हुकूमत बज़िद थी कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अमेरिका ने एक खौफनाक हथियार तैयार कर लिया था। एटम बम का यह मंसूबा मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहलाता था, जिस पर हजारों साइंसदानों ने बरसों मेहनत की। सदर हैरी ट्रूमैन के सामने एक मुश्किल फैसला था। अगर जापान पर हमला किया जाता तो लाखों अमेरिकी फौजी मारे जाते। हल सिर्फ एक था कि एटम बम इस्तेमाल किया जाए ताकि जापान फौरन से हथियार डाल दे। सुबह का वक्त था, लोग दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे, बच्चे स्कूल की राह पर थे। अचानक आसमान पर एक त्यारा नमूदार होता है। 8:15 पर बम गिराया गया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। लम्हा भर में सूरज जैसी रोशनी छा गई। एक खौफनाक धमाका हुआ, पूरा शहर राख में बदल गया। 70,000 लोग फौरन मारे गए, कई हजार आग में जल गए। जो बच्चे जिंदा बचे वो ताबकारी की आग में आहिस्ता आहिस्ता मरते गए। हिरोशिमा के 3 दिन बाद दूसरा बम गिराया गया। इस बार हदफ था नागासाकी। यह बम और भी ताकतवर था और इसका नाम था फैट मैन। 40,000 लोग लम्हों में खत्म हो गए। पूरा शहर जमीन बोस हो गया। अब जापान के पास कोई रास्ता ना रहा। 15 अगस्त 1945 को जापान के बादशाह हिरोहितो ने रेडियो पर पहली बार अपनी कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा, हमने एक नया और सबसे ज्यादा तबाहकुन हथियार देखा है। अब हमारी कौम की बका इसी में है कि हम हथियार डाल दें। जापान ने हथियार डाल दिए।
اور اس طرح دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی۔ پرل ہاربر سے ہیروشیما تک کا یہ سفر صرف 4 سالوں پر محیط تھا۔ شروع میں جاپان فاتح تھا، آخر میں وہ تباہ حال ہو گیا۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا اور انسانیت نے پہلی بار ایٹم بم کی ہولناکی دیکھی۔ پرل ہاربر سے ہیروشیما تک کا یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ ایک طرف جاپان نے اپنی طاقت کے غرور میں دنیا کو آگ میں جھونکا، تو دوسری طرف امریکہ نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایسا ہتھیار استعمال کیا جس نے انسانیت کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لاکھوں بے گناہ انسانوں کی جانیں ضائع ہوئیں، شہر مٹ گئے، نسلیں تباہ ہو گئیں۔ آج جب ہم اس کہانی کو یاد کرتے ہیں تو سوال یہ نہیں ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا، اصل سوال یہ ہے کہ انسانیت نے اس جنگ سے کیا سیکھا۔ کیا ہم نے واقعی سیکھا کہ جنگ کبھی حل نہیں ہوتی، یا ہم آج بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں؟ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔